हेलो दोस्तों, मैं फौजी बाजा आप सभी को पढ़ाऊंगा मैथमेटिक्स। आज पढ़ेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1। आरबीसी में पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। क्लास 10 का चैप्टर नंबर है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं। देखो, क्लास 9th में भी आपने पढ़ा होगा वास्तविक संख्याएं होती क्या है, और यहाँ पे भी थोड़ा बहुत मैं आपको बताऊंगा। वैसे तो यहाँ वास्तविक संख्याओं से रिलेटेड कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं पूछते, लेकिन इसमें अपने मुख्य रूप से 3 टॉपिक आते हैं। पहला टॉपिक आता है अपना कौन सा, वास्तविक संख्याएं। इसकी थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे, परिचय वगैरह पढ़ेंगे। फिर आता है अपनी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। इसके बाद में आता है अपना टॉपिक, इसके बाद में मुख्य टॉपिक आता है अपरिमेय संख्या। देखो, अपरिमेय संख्या क्या होती है, यहाँ से क्वेश्चन वगैरह आते हैं और उनको सिद्ध करना होता है। भाई, अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना होता है कि दी गई संख्या अपरिमेय संख्या है या नहीं है। ठीक है, तो मुख्य रूप से यहाँ से 100% क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके साथ ही यहाँ पे आपको पढ़ना पड़ेगा एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ पढ़ना पड़ेगा। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या क्या होती है, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं के समूह से क्या बनती है, वास्तविक संख्याएं। ठीक है, वास्तविक संख्या, अपरिमेय संख्याएं और परिमेय संख्याएं, इन सभी संख्याओं को एक जगह मिला दिया जाए तो क्या बनती है, वास्तविक संख्या। परिमेय संख्याओं में जिसे p बटा q के रूप में लिखा जाता है वह सभी क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। और जिन्हें p बटा q के रूप में लिखा नहीं जा सकता उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या मुख्य रूप से जैसे √2, √3, √5, पाई, ये सभी क्या है, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या p बटा q के रूप की होती है, जैसे 1/3, -3/4, 1, 0। ठीक है, ये सभी क्या होती है, परिमेय संख्या। जिन्हें p बटा q के रूप में लिखा जाता है वो सभी क्या होती है, परिमेय संख्या। देखो, परिमेय संख्याओं में और संख्या कौन कौन सी शामिल होती है। पहली आती है प्राकृत संख्या। पहली आती है अपनी प्राकृत संख्या, जिसे कैपिटल N से प्रेजेंट किया जाता है। प्राकृत संख्या वो होती है 1 से लेके इनफाइनाइट तक। वह सभी संख्या जो 1 से लेके इनफाइनाइट तक आती है वो सभी क्या होती है, प्राकृत संख्या है। इसके बाद आता है इसमें पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को कैपिटल W से प्रेजेंट किया जाता है, और अगर इसमें 0 ऐड कर दिया जाए तो क्या बन जाती है, ये पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या के बाद में आती है अपना पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या में वह सभी संख्या आती है जिसमें ऋणात्मक और जीरो और पॉजिटिव संख्या है। ऋणात्मक की जितनी भी संख्या होती है और जीरो और पॉजिटिव नंबर जितना भी 1, 2, 3 इनफाइनाइट, वह सभी संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्याओं में आती है। और पूर्णांक संख्या को कैपिटल Z या I से प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, ये सभी क्या होती है, वास्तविक संख्याओं में होती है। वास्तविक संख्या परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, इन सभी से क्या बनती है, वास्तविक संख्या। अगला टॉपिक आता है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। आधारभूत प्रमेय, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय होती है फंडामेंटल थ्योरम। जैसे कोई भी भाज्य संख्या है, कोई भी भाज्य संख्या है उसको क्या किया जा सकता है, अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों में व्यक्त किया जा सकता है। गुणनखंडों में विभाजित किया जा सकता है, विभाजित किया जा सकता है। देखो, भाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या, भाज्य संख्या कौन सी होती है, ऐसी संख्या है जिसमें कोई भी संख्या ले लो, जैसे 36 है, इसमें किसका भाग जाता है, जैसे 1 का जाता है, 2 का जाता है, 3 का जाता है, 4 का जाता है, 9 का, और ऐसे आगे और बहुत संख्या। ऐसी संख्या है जिसमें स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग जाता है, वो क्या होती है, भाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या वो होती है जिसमें स्वयं के अलावा और एक के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, ऐसे इनफाइनाइट तक चलती रहती है। तो ये सभी क्या होती है, अभाज्य संख्या। जैसे भाज्य संख्या है 36, ठीक है, इसके आपको गुणनखंड निकालने हैं, और कौन से भी दीजिए, अभाज्य गुणनखंड भी दीजिए। तो देखो, इसे गुणनखंड निकालने के लिए सबसे पहले क्या करोगे, 2 का डिवाइड करोगे, भाग दोगे तो क्या आएगा 18, फिर भाग दोगे 9, फिर डिवाइड करोगे, भाग करोगे। ठीक है, तो जैसे 36 क्या है, एक भाज्य संख्या है, और इसको क्या किया जा सकता है, अभाज्य गुणनखंडों में व्यक्त किया जा सकता है। इसके गुणनखंड क्या हो गए, 2 × 2 × 3 × 3। ठीक है, ये सभी क्या है, इसके गुणनखंड है। तो ये एक भाज्य संख्या है और ये सभी क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। तो यही क्या है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। ठीक है, कोई भी भाज्य संख्या उसको क्या किया जा सकता है, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, विभाजित किया जा सकता है। इसके बाद में आता है अपना फैक्टर ट्री, गुणनखंड वृक्ष। गुणनखंड वृक्ष, गुणनखंड वृक्ष, इंग्लिश में बोलते हैं इसको फैक्टर ट्री।
देखो कोई भी ट्री होता है, जैसे ये ट्री है, ठीक है, इस ट्री में क्या होता है, जैसे कोई बड़ी डाली है, टहनी है, उस पर क्या होती है, शाखाएं होती है, ठीक है। इसी तरह क्या होता है, एक गुणनखंड वृक्ष होता है। जैसे कोई भी संख्या ले लो, जैसे 18 है, इसके आप गुणनखंड निकालते हो, तो क्या होता है, इस तरह से इसके गुणनखंड निकलते हैं। जैसे सबसे पहले क्या लिया आपने, 18, ठीक है, 18 लिया, पहले किसका डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया आपने, तो यहाँ पे क्या है 2, फिर क्या है इसका 9 आ गया इसका रिजल्ट भाग देने पे। फिर क्या आ गया, 3 से डिवाइड कर दिया आपने, 3 से डिवाइड कर दिया, फिर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, और फिर 3 से डिवाइड करोगे इसको तो क्या आ जाएगा 1, ठीक है। तो क्या हो गया, ये जैसे एक पेड़ होता है उसकी शाखाएं निकली होती है, उसी तरह क्या होती है इस गुणनखंड विधि में, इस गुणनखंड वृक्ष में क्या होता है, ये इस तरह से कोई भी संख्या दे रखी है उसको क्या किया जा सकता है, गुणनखंड के वृक्ष के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है। बस ये था गुणनखंड वृक्ष। अगला टॉपिक आता है अभाज्य गुणनखंड विधि से किसी भी संख्या के क्या निकालना, गुणनखंड निकालना। देखो यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है 1 नंबर का या 2 नंबर का, अभाज्य गुणनखंड विधि। देखो अभाज्य गुणनखंड विधि होती क्या है, देखो कोई भी संख्या के क्या निकालने होते हैं, गुणनखंड निकालने होते हैं, तो उसके लिए क्या किया जाता है, अभाज्य गुणनखंड विधि का उपयोग किया जाता है। एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए, मसएफ और लेसएफ निकालने के लिए भी क्या किया जाता है, अभाज्य गुणनखंड विधि का उपयोग किया जाता है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि होती क्या है, इससे किसी भी संख्या के फैक्टर या गुणनखंड कैसे निकालते हैं, देखो जैसे ले लो आप 30 है, इसके क्या निकालने हैं, आपके गुणनखंड निकालने हैं। तो देखो इसको कैसे निकालने हैं, वो इस तरफ देखो, जैसे 30 है, इसके क्या निकालने हैं आपको, गुणनखंड, वो भी किससे, अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य संख्या वो होती है जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं चाहिए। जैसे सबसे छोटी जो होती है अभाज्य संख्या वो क्या होती है, 2, फिर आती है 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19, ऐसे आगे चलती रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है, तो सबसे पहले 2 है, इसको डिवाइड करो, क्या आएगा 15। फिर इसमें किसका है, अगर इसमें 2 का डिवाइड जाएगा तो 2 का डिवाइड 2, नहीं फिर अगले वाली अभाज्य संख्या पे हो, जैसे 3 है, 3 में डिवाइड दोगे तो क्या आएगा 5। अब देखो यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे फिर 3 का डिवाइड नहीं जाएगा, भाग नहीं जाएगा, तो अगली संख्या कौन सी है, 5, 5 का डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 1। तो 30 के जो भी आ रहे हैं गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या आ रहा है, 2 × 3 × 5, ठीक है। इस तरह से किसी भी संख्या के क्या निकाल सकते हो आप, गुणनखंड निकाल सकते हो, ठीक है। इसके अलावा जैसे इसी को कर लो, जैसे 130 है, 130 है, यहाँ पे भी 130 हो जाएगा। इधर देखो 130 में सबसे पहले किसका डिवाइड जाता है, भाग जाता है 2 का। अरे क्या होनी चाहिए, अभाज्य संख्या होनी चाहिए। अगर भाज्य संख्या ले लियो, जैसे आप 4 ले लिया, तो आप जानते हो कि ये क्या है, एक भाज्य संख्या, तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे 2 × 2। अगर यहाँ 4 वगैरह या कोई भी भाज्य संख्या ले लिया डायरेक्ट, तो वो क्या हो जाएगा, मेथड गलत हो जाएगा, ठीक है। क्या लेना आपको, अभाज्य संख्या लेनी है, क्योंकि कौन सा मेथड है, अभाज्य गुणनखंड विधि। देखो 2 का डिवाइड किया तो क्या आएगा, यहाँ पे 2 से डिवाइड करोगे तो 65 आ जाएगा, ठीक है। फिर किसका जाता है, इसमें 2 का डिवाइड दे लिया, 3 का जाता है, 3 का नहीं जाएगा, 5 से हो कितनी बार जाएगा, 13 बार। अब देखो ये क्या है, 13, एक क्या है, अभाज्य संख्या है और इसमें भी आ रही है, तो अब इसमें 13 का अलावा किसी अन्य संख्या का डिवाइड नहीं जाएगा, भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ पे क्या लोगे 13। तो 130 की क्या आएगी, गुणनखंड 2 × 5 × 13। तो 130 के अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या आ गई, ये गुणनखंड आ गए, ठीक है। देखो अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ, लेसएफ और मेसएफ निकालते हैं, वो भी देख ले। देखो एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए, एलसीएम और एचसीएफ, लेसएफ और मेसएफ, ये कैसे निकालते हैं, इस तरह देखो कोई भी 2 नंबर ले लो, जैसे क्या है 6 है और 36 है, इन दोनों के क्या निकालने हैं आपको, एलसीएम और एचसीएफ निकालने, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, एलसीएम किसका, 6 और 36, ये निकालना आपको एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए क्या करोगे, गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि का उपयोग करो, 6 आ गया और 36, 6 और 36। देखो इसमें सबसे पहले वो संख्या लो जिससे डिवाइड जाए, सबसे छोटा नंबर क्या आता है, संख्या कहती है 2, 2 का डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आएगा 3 और यहाँ पे आएगा 18। अब देखो 2 का फिर जा रहा है तो 2 का देना पड़ेगा डिवाइड, यहाँ पे 3 को ऐसा कैसा और 9 को 9 बार जा रहा है, अरे 2 का भाग दोगे 18 में तो 9 आएगा। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, फिर 3 आएगा, फिर ये 3 में 3 का डिवाइड करोगे क्या आएगा 1,
और यहाँ पे क्या आएगा 3, फिर 3 से जाएगा 1 और 1। तो इन दोनों के एलसीएम क्या आएगी, इन सभी जो फैक्टर आए आपके पास जो गुणनखंड आए इन सभी को क्या करो मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 2 दूनी 4, 4 की 12, 12 36। तो इन दोनों का एलसीएम क्या आ गया, 6 और 36 का एलसीएम आ गया अपने पास 36। कितना आ गया 36। ये था एलसीएम। ठीक है, देखो ये था एलसीएम। अब निकालते हैं एचसीएफ। एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एचसीएफ देखो इन दोनों के आपको फैक्टर निकालने पड़ेंगे, फैक्टर यानी गुणनखंड। देखो सबसे पहले 2 से डिवाइड करोगे 3, फिर 3 से भाग दोगे 1, ऐसे ही इसके 18 बार जाएगा, फिर जाएगा 9 बार, फिर 3 से डिवाइड करोगे 3, और ये क्या है सभी इसके गुणनखंड। अब देखो एचसीएफ कैसे निकालते हैं, इन दोनों का एचसीएफ निकालने के लिए यहाँ पे लिख लो 36 के क्या गुणनखंड आगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ऐसे ही चेक के क्या आगे फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 3। इन दोनों संख्याओं में जो भी कॉमन आता है वो भी बताया क्या अपना फैक्टर होता है। देखो यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, तो क्या हो जाएगा 2। अब देखो आगे यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है, यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है, तो क्या आ जाएगा 3। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 6। जो कॉमन आता है वही क्या होता है इसका फैक्टर। यहाँ से 2 कॉमन ले लो और यहाँ से ये दोनों 2 कॉमन आ जाएंगे, और यहाँ से ये दोनों 3 कॉमन आ जाएंगे। तो यहाँ से 1 आ गया इन दोनों कॉमन का 2, और इस दोनों कॉमन का क्या आएगा 3। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 6। तो 6 और 36 का एलसीएम क्या आ जाएगा 6। ये थे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा किसी भी संख्या के गुणनखंड निकालना। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं बेटा। गुणनखंड विधि से आप किसी भी संख्या की क्या निकाल सकते हो, गुणनखंड, एलसीएम और एचसीएफ। और इसी के अलावा आपको दे रखा है एक किसी भी दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ किस तरह से निकालते हैं वो अलग से एक मेथड और आता है। देखो कोई भी दो धनात्मक संख्याएं कौन सी, ए और बी, दो धनात्मक संख्याएं वो भी कौन सी होनी चाहिए, पूर्णांक होनी चाहिए बेटा। ऋणात्मक संख्याओं की एलसीएम और एचसीएफ नहीं निकाली जा सकती। 1 ए और क्या है बी है, दो धनात्मक संख्याएं जो पूर्णांक होनी चाहिए ए और बी, उसके एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं इस तरह देखो। जैसे 96 है और एक अपना है 404, इन दोनों की क्या निकालनी है आपको, एलसीएम और एचसीएफ निकालने। लेकिन आपको क्या दिया गया है, एचसीएफ दे रखा आपको एचसीएफ मैथड पे दे रखा कितना है 4। देखो इस मेथड से जो मैं मेथड बता रहा हूँ इससे क्या निकालते हैं, एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। पर इसमें क्या दिया होता है, या तो एलसीएम दिया होगा या एचसीएफ दिया होगा। और ये दो नंबर दे रखे हैं आपके पास, ये ए है और ये बी है। इसका एक फॉर्मूला होता है फर्स्ट संख्या यानी ए लिख लो आप, ए मल्टीप्लाई बी, फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इक्वल में क्या करना है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। ये एक फॉर्मूला होता है दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए। इंपोर्टेंट फॉर्मूला बेटा। देखो इधर एक संख्या कौन सी है 96 और एक कितनी है 404, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। एलसीएम कितना अपना निकालना है बेटा, और एचसीएफ कितना है 4। या तो एलसीएम देगा तो एचसीएफ पूछेगा, एचसीएफ देगा तो एलसीएम पूछेगा। अगर ये दोनों दे रहा है, यदि ये दोनों दे रहा है तो क्या पूछेगा, ए पूछेगा या बी पूछेगा। ठीक है, इन दोनों को एलसीएम यहाँ से मैं इस साइड लियो, एलसीएम मल्टीप्लाई 4 इक्वल में 96 मल्टीप्लाई 404। देखो एलसीएम निकालने के लिए ये 4 क्या हो जाएगा डिवाइड, मल्टीप्लाई में तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, 96 404 डिवाइड 4, यहाँ से डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा 24 बार। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 96 आएगा, 96। तो यहाँ पे एलसीएम ऑफ 96 और 404, इसका एलसीएम क्या आ गया 96। ठीक है, ये मेथड है, इस मेथड से आप निकाल सकते हो एलसीएम और एचसीएफ। देखो इससे अगला क्वेश्चन है ये 6 और 20, इसका एलसीएम दे रखा अपने पास, एलसीएम कितना है, एलसीएम दे रखा इसका अपने पास 60 है, और निकालना क्या है एचसीएफ। ठीक है, वही मेथड लगाना, फर्स्ट संख्या मल्टीप्लाई सेकंड संख्या, 20 मल्टीप्लाई इसके इक्वल में क्या है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। एलसीएम दे रखा कितना है 60, 6 मल्टीप्लाई 20 इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई एचसीएफ। एचसीएफ निकालना तो एचसीएफ निकल जाओ, एचसीएफ इक्वल में 6 मल्टीप्लाई 20 अपॉन में चल जाएगा 60। ठीक है, यहाँ से देखो कैंसिल कर दो, 6 एकम 6 और 6 रहेगा 60, 10 गुना 20 तो क्या आ जाएगा 2। तो इसका 6 और 20 का एचसीएफ, तो यहाँ एचसीएफ क्या आ गया 2। ठीक है,
सबसे इजी मेथड है, निकाल सकते हो आप सभी। देखो इस मेथड में क्या होता है, कोई भी दो संख्या दे रखी है उन्हीं के लिए ये मेथड सही है। जैसे 6, 20, 72, इस मेथड के लिए आप इसका उपयोग नहीं कर सकते, इस मेथड का उपयोग नहीं कर सकते। इसके लिए अलग फॉर्मूला होता है जो अभी हमारे इस कोर्स में है नहीं, क्वेश्चन वगैरह नहीं है, ठीक है। इससे दो संख्याओं की एलसीएम और एचसीएम निकाल सकते हो। देखो बेटा इससे आगे आप पढ़ेंगे अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करना, अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करना। और अपरिमेय संख्याओं से यहाँ से क्वेश्चन 100% आता है। उससे पहले एक प्रमेय होती है 1.2, उसके बारे में जान लेते हैं। देखो प्रमेय 1.2 क्या कहती है, मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है, यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो वो क्या करेगी, p a को भी विभाजित करेगी। जैसे मान लो अभाज्य संख्या ले लो, जैसे 3 है, यदि 3 b स्क्वायर मान लो b स्क्वायर को विभाजित करती है तो क्या करेगी, वो b को भी विभाजित करेगी। यदि 3 a स्क्वायर को विभाजित करती है तो वो a को भी विभाजित करेगी। यही प्रमेय क्या है, 1.2। और इसी प्रमेय के आधार पर हम अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करेंगे कि ये अपरिमेय संख्या है या नहीं है, ठीक है। अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करने के लिए पढ़ते हैं आगे। के लिए क्या करना है, सिद्ध करना है। जैसे √2 है, अपरिमेय संख्या है या नहीं, इसको सिद्ध करना है। अपरिमेय संख्या है, क्या करना आपको, सिद्ध करना बेटा, सिद्ध करो। और यहाँ से 100 क्वेश्चन नंबर आता है। देखो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा या 2 या 3 नंबर का जो भी क्वेश्चन बनता है वो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। देखो पहले क्या करना पड़ेगा, अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो क्या करो, √2 क्या है, √2 एक परिमेय संख्या है, ये आपको मानना पड़ेगा, मानना। मैथ वाले स्टूडेंट हो तो क्या करना पड़ेगा, आपको मानना ही पड़ेगा, माना √2 एक परिमेय संख्या है। अगर कोई भी संख्या परिमेय संख्या है तो उसको क्या किया जा सकता है, p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे √2 है तो इसके इक्वल में क्या हो जाएगा, a/b या p/q कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ a और b क्या है, a और b क्या है यहाँ पे बेटा, सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है। और सह अभाज्य संख्याओं के सार गुण हमेशा क्या होते हैं बेटा, 1 होते हैं, 1 होते हैं, ठीक है। देखो इसको मल्टीप्लाई करो आप, वैसे गुणा करोगे तो देखो ये b ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, और √2 हो जाएगा साथ में b, इसके इक्वल में क्या हो जाएगा a। अब इन दोनों का क्या कर लो आप, वर्ग कर लो। जैसे ही वर्ग करोगे तो क्या हो जाएगा, b स्क्वायर और रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 2 इक्वल में क्या हो जाएगा a, सॉरी a स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इधर ये 2 है, यहाँ पे जा सकता है। तो देखो प्रमेय अपनी 1.2 क्या कहती है, यदि दो क्या है, अभाज्य संख्या, यदि दो a स्क्वायर को विभाजित करता है तो क्या करेगा, a को भी विभाजित करेगा, ठीक है। यहाँ पे प्रमेय 1.2 के अनुसार, यहाँ पे लिख लो 1.2 के अनुसार क्या है, यदि यदि दो एक अभाज्य संख्या है, अरे दो क्या है, एक अभाज्य संख्या है, यदि वह a स्क्वायर को विभाजित करता है, a स्क्वायर को विभाजित करता है तो a को भी विभाजित करेगा, ठीक है। a को भी विभाजित करेगा, ये क्या आ गया, इक्वेशन नंबर 1, समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, ये a है, इसके इक्वल में क्या मानना पड़ेगा, यदि a बराबर क्या मान लो 2c, ठीक है। यदि a बराबर में 2c मान लेता हूं तो इक्वेशन 1 में यहाँ a के बराबर लिख सकता हूँ, a की जगह क्या आएगा 2c, तो ये क्या हो जाएगा b स्क्वायर इक्वल टू 2c का होल स्क्वायर, स्क्वायर हो जाएगा। तो b स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा 4c स्क्वायर, या 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 2 बच जाएगा, तो क्या हो जाएगा b स्क्वायर इक्वल टू 2c का स्क्वायर। अब देखो ये 2 है, इसको डिवाइड कर सकता है, तो यहाँ से इसमें मल्टीप्लाई में तो यहाँ डिवाइड आ जाएगा। वही प्रमेय 1.2 के अनुसार, प्रमेय 1.2 के अनुसार क्या हुआ है, यदि दो b स्क्वायर को विभाजित करता है तो क्या करेगा, ये b को भी विभाजित करेगा, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रमेय 1.2 के अनुसार यदि दो एक अभाज्य संख्या है, यदि दो b स्क्वायर को विभाजित करता है तो ये क्या करेगा, दो b को भी विभाजित करेगा, ठीक है। ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और 2 से
इक्वेशन 1 और 2 से क्या पाया आपने, 2 क्या करता है, 2, इक्वेशन 1 और 2 से 2 ए और बी को क्या करता है बेटा, विभाजित करता है। यदि ये विभाजित करता है तो क्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या हो जाएगी। यदि ये दो एक समीकरण 1 2 में ए और बी को विभाजित करता है तो क्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या है। अतः √2 एक परिमेय संख्या है। लेकिन बेटा क्या होता है, जो √2 है ये एक अपरिमेय संख्या है। क्यों है परिमेय संख्या, आपने ऊपर माना क्या है, एक परिमेय संख्या, लेकिन क्या है, ए और बी क्या है, सह अभाज्य संख्या, और सह अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड और सारे गुणनखंड क्या होते हैं, एक होते हैं। तो ए और बी के अलावा, इसके एक के अलावा और कोई भी संख्या ही नहीं आएगी। तो ये अपना क्या है, एक विरोधाभास है, गलत कल्पना है। गलत कल्पना के कारण क्या कर लिया आपने, परिमेय संख्या मान ली, लेकिन वास्तव में √2 क्या है, वो एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, लिख दो, यह एक विरोधाभास है, विरोधाभास है। यह एक विरोधाभास है जो हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। वास्तव में √2 एक अपरिमेय संख्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है बेटा, यही अपने को क्या करना है, सिद्ध करना है। और इससे रिलेटेड आगे वाले जो क्वेश्चन है वो पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1